हेलो एवरीवन। आज हम अपना लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग BCE 2503। और आज हमारा जो टॉपिक है पढ़ना है उसमें साइड डिस्टेंसेस है। तो साइड डिस्टेंसेस होती क्या है? बेसिकली साइड डिस्टेंसेस क्या होती हैं कि कभी रोड पे आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस रोड पे आपको सामने कितनी डिस्टेंस विजिबल है, क्या वो डिस्टेंस ओवरटेकिंग के लिए या फिर ब्रेकिंग के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, और आपको डिसाइड करना है कि आपको ओवरटेक करना है या फिर रोकना है, स्टॉप करनी है व्हीकल को। तो एक सफिशिएंट डिस्टेंस हमें अवेलेबल होनी चाहिए, तो तभी जाकर हम अपनी व्हीकल को स्टॉप कर पाएंगे। तो इसे मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ, इसे समझिएगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस आर द 3 टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंसेस। तो 3 तरीके की होती हैं। पहली है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, दूसरी है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तीसरी है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो हम लोग पहला देख लेते हैं क्या होता है। पहला है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जिसे हम SSD के नाम से भी जानते हैं। तो ये होता क्या है? ये होता है मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल एट एनी हाईवे टू स्पॉट or to spot an obstruction and stop the vehicle. In other words, अगर हम समझना चाहें तो सामने अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन रोड पे दिख गया और हमें ब्रेक्स लगाकर व्हीकल को एकदम स्टॉप पोजीशन पे लेके आना है, तो उस डिस्टेंस को जो हमें चाहिए होगी ब्रेक्स अप्लाई करके एकदम हॉल्ट पे आने के लिए, उसे कहते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अच्छा, इसमें कुछ एजम्पशंस होते हैं। वो एजम्पशंस होते हैं, जो हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है वो 0.15 मीटर होनी चाहिए। मतलब कि इससे कम होगी तो हम उसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मानेंगे। ये होती है हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। दूसरा एजम्पशन क्या है? दूसरा एजम्पशन होता है जो ड्राइवर्स आई की हाइट है, हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई, हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई वो कितनी होनी चाहिए? 1.2 मीटर। ये 2 एजम्पशंस हैं जिनको हम मानकर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली अब आपको इमेजिनेशन अगर कर पा रहे हो इमेजिन, तो होता क्या है देखिए। पहले व्हीकल से आप जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद इसकी वेलोसिटी आप मान लीजिए v है। फिर आप चल रहे हो, आपने यहीं इस पोजीशन पे आपने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा, ऑब्स्ट्रक्शन सीन, चल रहे हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद अगला हमने क्या किया? देखने के बाद कुछ रिएक्शन लिया, हमने टाइम लिया, रिएक्शन टाइम लिया ब्रेक्स लगाने के लिए। और यहाँ पर हमने कुछ दूर पे जाके यहाँ पे क्या किया? ब्रेक्स अप्लाई किए। क्या किया? यहाँ पे ब्रेक्स को अप्लाई किया। तो इस जगह पे भी वेलोसिटी क्या थी? v। लेकिन अब जब हम आगे जाएंगे, सपोज हमने ऑब्स्ट्रक्शन इस जगह पे कुछ देखा हुआ था, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 0.15 मीटर्स, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो अब कुछ डिस्टेंस और आगे जाकर हम अपने व्हीकल को एकदम स्टॉप पोजीशन पर ले आए। ये क्या होगी? यहाँ पे व्हीकल स्टॉप हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ डिस्टेंस लगी है क्या हमें? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, देखिए कुछ डिस्टेंस लगी है जिसको हमने मिलाकर
ब्रेक अप्लाई किया तो ज़ीरो हमारी वेलोसिटी हो गई व्हीकल की और बिना एक्सीडेंट हुए हमारी गाड़ी रुक गई। तो इन जो डिस्टेंस को कहते हैं, जब हमने जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन को देखा और हमने ब्रेक्स अप्लाई करने से पहले, यानी हमने जो रिएक्शन टाइम लिया, उसे क्या कहते हैं? लैग डिस्टेंस। और जब हमने ब्रेक्स अप्लाई किए और ब्रेक्स ने अपना वर्क किया ज़ीरो वेलोसिटी पे लाने के लिए, उसे कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो इन दोनों को जब मिलाकर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है SSD। और अब सिंपल SSD क्या होती है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है? लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अब हम लैग डिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करें। तो लैग डिस्टेंस देखिए कैसे पता लगती है। जो रिएक्शन टाइम में, देखिए यहाँ पर सपोज हमने कहा कि TR एक नॉर्मल पर्सन का रिएक्शन टाइम होता है, TR वो लिया एक इंसान ने व्हीकल को स्टॉप करने में, तो इतनी दूर में इतने से टाइम में व्हीकल कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी। तो लैग डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो लैग डिस्टेंस इक्वल्स, क्या मैं कह सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल जो पहले थी और उस टाइम पे जितना टाइम ड्राइवर ने लिया रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों को ही क्या कहेंगे? लैग डिस्टेंस। ये कहाँ से आया? ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बहुत बेसिक। चलिए फिर लैग डिस्टेंस अब हमें पता लगी। अब अगला क्या काम होता है? ब्रेकिंग डिस्टेंस पता करना। लेकिन ये तो हमें पता है, चलिए ये वी स्पीड किस में होती है जनरली? किलोमीटर पर आवर में। TR किस में होता है जनरली? रिएक्शन टाइम है ये। रिएक्शन टाइम हमेशा सेकेंड्स में होगा किसी भी पर्सन का। ठीक है, अगर सेकेंड्स में रिएक्शन टाइम है और किलोमीटर पर आवर में हमारी स्पीड है, तो हमें एक सिंगल यूनिट में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? तो हम सिंगल यूनिट में लाने के लिए किलोमीटर पर आवर को हम कर देते हैं मीटर पर आवर, यानी कि उसको हम करते हैं 1000/3600, और ये सेकेंड्स को हम सेकेंड्स में ही रहने देते हैं। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है वो एक कांस्टेंट से हो जाता है, 0.2777 VTR। अब आगे देखें तो हम इसको क्या राउंड ऑफ करके 0.278 VTR लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आपने कहा सर ठीक है, अब लैग डिस्टेंस आपने बता दिया, अब बताइए ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे पता लगेगी। तो क्या ब्रेकिंग डिस्टेंस पता करने से पहले आपको ये नहीं पूछना है कि TR एक्चुअली में कैसे? आपने कहा कि TR क्या है, इसको कुछ बताया नहीं आपने सर। तो TR के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो TR देखिए कैसे पता लगेगा। TR एक रिएक्शन टाइम जो होता है, रिएक्शन टाइम इसको हमने बोला था TR, ये एक थ्योरी से पता लगता है, PIEV थ्योरी। अब ये PIEV थ्योरी क्या है? PIEV थ्योरी एक जनरली बहुत इजी सी थ्योरी है, कुछ खास नहीं है इस थ्योरी का। अब जैसे मतलब हम समझेंगे, पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। P से परसेप्शन, I से इंटेलेक्शन, E से इमोशन, V से वॉयलेशन। देखिए परसेप्शन, परसेप्शन सबको पता है। जैसे ही आपने व्हीकल पे आपने देखा कि ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है सामने, आपने परसीव कर लिया कि ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर ये जो आपने देखा अपने आइज़ के थ्रू, ये
नर्वस सिस्टम से होते हुए आपके ब्रेन सेल्स में गया, जहाँ पे इंटेलेक्शन और इमोशन हुआ। इंटेलेक्शन होता है कि हाउ इज़ द पर्सन mentally, the mental condition of a person, and the person, if he reacts angrily, happily, sad, is called the emotion. So these two things happen in the mind, and the violation is the application of these previous mentioned process. So after these things happen, perception, intellection, emotion, violation, the brakes are applied. सो टाइम लॉस्ट, जो टाइम लॉस हुआ है PIEV में, यही होता है हमारा TR या फिर रिएक्शन टाइम। ओके, तो अब IRC ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, देख लेते हैं क्या है। तो IRC ने कहा है कि साइड डिस्टेंस के हिसाब से हम रिएक्शन टाइम बताएंगे। तो साइड डिस्टेंस, एक तरफ मैं लिखता हूँ साइड डिस्टेंस, एक तरफ मैं लिखता हूँ रिएक्शन टाइम, जो कि होगा सेकेंड्स में। ठीक है, तो अब SSD हमने पढ़ लिया है पहला, SSD यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए मिनिमम कितना, नॉट मिनिमम, रिएक्शन टाइम कितना होना चाहिए। तो 2.5 सेकेंड्स इज डिसाइडेड बाय IRC। इतना मिनिमम, इतना रिएक्शन टाइम होना चाहिए किसी भी SSD को कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो किसी भी ड्राइवर का जनरली एवरेज इतना रिएक्शन टाइम होता है कि 2.5 सेकेंड उसको लग जाता है ब्रेक्स अप्लाई करने से पहले। दूसरा है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ये मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसको हम अगले लेक्चर से या फिर अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए हम वैल्यूज़ जान लेते हैं क्या होती हैं। 2 सेकेंड्स प्रोवाइडेड बाय IRC, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, और मिनिमम स्पेस हेडवे एक होता है, मिनिमम स्पेस हेडवे, मतलब कि इससे कम होना ही नहीं चाहिए। इससे कम हुआ तो स्पेस हमें कम मिलेगी और एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो 0.7 सेकेंड्स होना चाहिए IRC। ये 3 वैल्यूज़ थी जो TR को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो हमने देख लिया लैग डिस्टेंस, उसमें रिएक्शन टाइम का यूज़ देख लिया। तो अब हम चलते हैं, अगला क्या होगा हमारा, क्या होगा, ये देखिए लैग डिस्टेंस कैलकुलेटेड। अब बचा ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमें पता लग जाएगा। तो क्या करते हैं, देखिए ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने के लिए करते क्या है कि सपोज एक व्हीकल है जो अपवर्ड ग्रेडियंट पे चढ़ रही है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट पे उतर रही है, वो आप लोग के ऊपर है, निकालने के लिए आपका तरीका है। लेकिन हम सपोज करेंगे कि एक व्हीकल है जो अपवर्ड ग्रेडियंट पे मूव कर रही है। अब हमने फ्लैट क्यों नहीं कंसीडर किया, इसलिए नहीं कंसीडर किया क्योंकि रोड कभी फ्लैट नहीं मिलेगी आपको, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ग्रेडियंट रहेगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। लॉन्गिट्यूडनल लैटरल समझ में आता है, अगर नहीं आता तो ऐसे समझिए कि लॉन्गिट्यूडनल मतलब जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है उस डायरेक्शन में उठा रहेगा या फिर ग्रेडियंट रहेगा डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड, तो उसे कहेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्रेडियंट पे। लेकिन अगर लैटरल डायरेक्शन में देखेंगे तो हम उसे केम्बर बोलते हैं, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो ये केम्बर नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, मतलब व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो पहले V पे थी और यहीं पे हमने क्या किया था, ब्रेक्स को अप्लाई किया था। यहाँ पे हमने वो दूसरा पार्ट पकड़ा है, आप देखिएगा
इस वाले पार्ट को अब हम देख रहे हैं, इस वाले पार्ट को। तो इस वाले पार्ट को अगर देख रहे हैं तो v यहाँ पर क्या हो गया, 0, यहाँ पे स्टॉप हो गई है व्हीकल। तो 12th में जो हम फिजिक्स पढ़ते थे ना, बहुत इजी सी, वही है, कुछ है नहीं। सपोज दिस इज थीटा, थीटा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एंगल है जिसपे रोड स्लोप, लॉन्गिट्यूडनल एंगल या लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है ये, ठीक है। और व्हीकल का जो वेट होगा, इसे अगर मैं बनाना चाहूँ, व्हीकल कुछ इस डायरेक्शन में वेट लगा रहा होगा, ये थीटा है। अब देखिए ये थीटा है, व्हीकल कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में व्हीकल का वेट है, ठीक है। और ये एक क्या जनरेट होगा, क्यू, बैकवर्ड फोर्स जनरेट होगा, एफ। और इस एफ में क्या क्या इंक्लूड होगा, वेट की वजह से भी होगा एंड फ्रिक्शन की भी वजह से होगा, ठीक है। तो इसे हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन, फिजिक्स में अगर देखा हो तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर जो लगता है, इसे हम बोल रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं जो ग्रेडियंट है उसे हम किससे डिनोट करेंगे। देखिए ग्रेडियंट है जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, वो किससे डिनोट होगा, tan थीटा से। अगर मैं कहता हूँ कि ये वैल्यू s है और ये वैल्यू सपोज s इन 100 है, तो क्या मैं tan थीटा को, सपोज कह रहा हूँ मैं, सपोज s इन 100 है, तो tan थीटा को क्या s अपॉन 100 लिख सकते हैं। और ये वही है ग्रेडियंट की s मीटर या फिर s यूनिट इंक्रीज होगा 100 यूनिट हॉरिजॉन्टल चलना पर, ठीक है, सिंपल है। तो अगर ये समझ में आ गया हमें, तो हम क्या कहेंगे कि अब टोटल रेजिस्टिव फोर्स निकालते हैं। टोटल रेजिस्टिव फोर्स मतलब कि जो आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो क्या क्या है वो, ये देखिएगा। अगर डायग्राम दिख रहा हो तो उसमें कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा। क्या मैं टोटल रेजिस्टिव फोर्स, इसको लिख सकता हूँ W साइन थीटा प्लस F। कैसे लिख दिया मैंने, देखिए ज्योमेट्री लगा के आप लोग यहाँ थीटा तक पहुँच जाएंगे। ये भी क्या है, थीटा, इसको क्या बोल सकते हैं फिर, W कॉस थीटा। तो क्या इसको रिजॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा जो होगा W साइन थीटा, सिंपल। एक कंपोनेंट ये है जो स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, और एक कंपोनेंट है फ्रिक्शनल फोर्स, वो स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन यूज़ होगा, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, जो हमने पढ़ा हुआ है। तो F की वैल्यू जो होती है वो हम रिप्लेस करेंगे W साइन थीटा प्लस F W कॉस थीटा। कैसे लिख दिया ये, देखिए कॉस थीटा, W कॉस थीटा क्या है, परपेंडिकुलर वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो नॉर्मल रिएक्शन का म्यू टाइम्स, अगर हम नॉर्मल रिएक्शन करते हैं तो वो हमें F की वैल्यू देता है। ये बेसिक फिजिक्स है, 12th में पढ़ाया जाता है, अगर नहीं पढ़ाया तो मैं बता देता हूँ। म्यू एन होता है, और म्यू एन की वैल्यू क्या होती है, एन है हमारा W कॉस थीटा। बस इसी की वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या किया है, यूज़ किया है। तो अगला क्या है, एक कॉन्सेप्ट और होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स वर्क डन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी, कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत की, बहुत बड़ी दिक्कत की बात ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कंडीशन पे क्या थी, माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल कंडीशन पे क्या थी। तो इनिशियल कंडीशन पे क्या थी, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। फाइनल कंडीशन पे क्या थी, हाफ
एम ज़ीरो स्क्वायर, वेलोसिटी क्या हो गई एंड में जाके ज़ीरो हो गई। और यही क्या हुआ, वर्क डन। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल रेजिस्टिव फोर्स हमने कैलकुलेट कर रखा है ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई होगी, ब्रेकिंग डिस्टेंस के बराबर। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस को हमने सपोज एल बोल दिया और टोटल रेजिस्टिव फोर्स क्या काम कर रहा था, डब्लू साइन थीटा प्लस एफ डब्लू कॉस थीटा। एफ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन, पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। डब्लू क्या है, वेट ऑफ द व्हीकल। साइन थीटा कॉस थीटा ग्रेडियंट से हम निकाल लेंगे, तो इजी, कुछ दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक। अब अगला है, अगर हम कहें थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, थीटा अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा हो जाता है टैन थीटा। इसे कोई अगर नहीं समझ पा रहा तो इससे मैं समझा सकता हूँ, आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, मैं ये सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ें हैं नहीं समझ आ रही हो तो। और कॉस थीटा क्या हो जाता है, 1। जब थीटा बहुत छोटा होता है तो कॉस थीटा और टैन थीटा ये हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो चलिए भाई, आपकी बात हमने मान ली। तो इस इक्वेशन को क्या मैं लिख सकता हूँ, हाफ वी स्क्वायर इक्वल्स एल जी टैन थीटा प्लस एफ जी। क्या रिप्लेस किया हमने, डब्लू इक्वल्स एम जी करके हमने ये कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अब हमने कहा था कि L को अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें, वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ प्लस टैन थीटा, ठीक है। अब टैन थीटा को क्या हमने s% बोल रखा है या फिर s अपॉन 100 लिख सकते हैं, अगर डायग्राम आप बैक जा कर के देखो तो हम ब्रेकिंग डिस्टेंस को क्या, ब्रेकिंग डिस्टेंस को क्या हम वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ प्लस s% लिख सकते हैं। ये क्या है, नोट करिएगा इसको, फॉर इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। अगर डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होता तो क्या होता, यही टैन थीटा माइनस में हो जाता, तो यहाँ पे जो साइन आता ये क्या हो जाता, माइनस में। मतलब कि अब जो ग्रेडियंट है वो रोकने में मदद नहीं कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि गाड़ी मूवमेंट करे। जैसे आप देखिए, पहले था ये वाला ग्रेडियंट, तो यहाँ पे स्लोप क्या कर रहा था, बैकवर्ड भेज रहा था, लेकिन आपकी मूवमेंट अगर फॉरवर्ड थी तो वो बैकवर्ड भेज रहा था। लेकिन अगर सपोज व्हीकल इधर से नीचे जा रही है तो अब ग्रेडियंट क्या कर रहा है, ग्रेडियंट क्या कर रहा है, व्हीकल को हेल्प कर रहा है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगी, इसलिए साइन चेंज हो जाते हैं। आप खुद से करके भी देख सकते हो, ये मतलब एक जनरल तरीका है समझाने का, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, देखिए ब्रेकिंग डिस्टेंस हमने ये निकाल दी है, ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। हमने पहले क्या किया था, अब यहाँ पे जैसे v किस में होगा, v किस में होगा, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। f की यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस। g की यूनिट क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या होगी, पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनकी यूनिट हो गई, तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि ये देखिए, हमने पहले एक टर्म निकाल रखा था, एक कांस्टेंट, कि हम v को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, v स्क्वायर, तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। अब अगला है हमारा पास जो
2 इंटू 9.81, जी की वैल्यू हमने सीधे सीधे रख दी, एफ और एस परसेंट, यहाँ प्लस माइनस अब वो ग्रेडियंट के हिसाब से आप लगा सकते हो। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या आ गई, वी स्क्वायर अपॉन 253.86 एफ प्लस एस परसेंट, माइनस प्लस माइनस। तो आईआरसी ने एक अपना एक इसी वैल्यू को इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए उन्होंने कहा है कि वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ प्लस एस ले लेंगे। तो ये है हमारी ब्रेकिंग डिस्टेंस, प्लस माइनस यहाँ पे होगा। और इसमें अब हमें यूनिट चेंज करने की कोई टेंशन नहीं है, सीधे वी जिस यूनिट में है उसमें रखना है और टी आर जिस यूनिट में है उसमें रखना है। तो अपवर्ड ग्रेडियंट डाउनवर्ड ग्रेडियंट समझ में आ गया। अगर ग्रेडियंट नहीं है तो वहाँ पे एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 कंडीशन है। अगर इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है तो एस क्या होगा, पॉजिटिव। डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है तो एस क्या होगा, नेगेटिव। और अगर फ्लैट है तो फ्लैट ग्रेडियंट है तो एस इक्वल टू 0। फ्लैट ग्रेडियंट कहाँ होता है, कुछ नहीं होता। अब क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया कि फ्लैट ग्रेडियंट तो एस 0 लेके कैलकुलेट कर दीजिएगा, नहीं दिया है तो फिर ग्रेडियंट की वैल्यू दी होगी और लिखा होगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। तो हमने जो टॉपिक शुरू किया था अब हम उसको देखते हैं कैसे ख़त्म करेंगे। तो एसएसडी क्या होती है, एसएसडी होती है लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैंने लैग डिस्टेंस जो कैलकुलेट की हुई है, ये देखिए, ये लैग डिस्टेंस थी 0.278 VTR प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस हमने कैलकुलेट की है वो है ये वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ प्लस माइनस एस परसेंट। ओके, तो ये है आपकी SSD जो अवेलेबल होनी चाहिए अगर व्हीकल को स्टॉप होना है और बिना एक्सीडेंट के। तो अब इनके कुछ कंडीशंस है, केसेस हैं, वो देख लेते हैं। तो वो देखने के लिए ज़रा ध्यान दीजिए। सपोज दिया है कि सिंगल लेन रोड 1 वे ट्रैफिक, तो एसएसडी कितनी होगी। सपोज यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ सिंगल लेन रोड है, 1 वे ट्रैफिक है, सिंगल लेन रोड है मतलब कि दूसरी तरफ से कोई व्हीकल आना ही नहीं है। तो आपको एक व्हीकल यहाँ दिखा, पहला केस है सिंगल लेन रोड 1 लेन और 1 वे ट्रैफिक। इसका मतलब होता है कि एक ही लेन है और ट्रैफिक सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है फॉरवर्ड। तो आपको कोई ऑब्स्टिकल दिखा सपोज, तो एसएसडी की वैल्यू हम सीधे सीधे कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगी, SSD, या फिर जो हमने कैलकुलेट की हुई है ये होगी। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन होता है सिंगल लेन 2 वे, 1 लेन 2 वे ट्रैफिक की बात करें अगर, ठीक है। तो 1 लेन 2 वे ट्रैफिक में देखिए क्या होता है, एक ही लेन है, 3.75 मीटर की एक ही लेन है और व्हीकल क्या है, दो तरफ से आ रहे हैं। तो क्या इसको भी एसएसडी चाहिए होगी अपने लिए और रुकने के लिए, क्या इसको भी एसएसडी चाहिए होगी रुकने के लिए, दोनों को तो रुकना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई एक रुक गई दूसरी आके एक्सीडेंट कर गई। तो दोनों को इतना टाइम या इतनी डिस्टेंस चाहिए होगी कि एक्सीडेंट ना हो। और एक्सीडेंट ना होने के लिए क्या होता है कि दो, जब ये इसका SSD 1 और इसका SSD 2, अब क्या पता ये किसी और वेलोसिटी से आ रहा हो, ये किसी और वेलोसिटी से आ रहा हो, तो इसका SSD 1 इसका SSD 2 हो गया। तो टोटल SSD क्या हो जाएगी,
SSD1 प्लस SSD2, मतलब इतना डिस्टेंस चाहिए होगा दोनों को कि रुक जाएं और एक्सीडेंट ना हो फाइनली। ठीक है, और तीसरा केस अब आप लोग समझ गए होंगे बनाने का, तो मैं बोलता हूँ, जैसे अपने मन में थोड़ा इमेजिन करिए। फॉर 2 लेन रोड 2 वे ट्रैफिक, साइड डिस्टेंस कितना होगा? 2 लेन रोड है, 2 लेन रोड है, 1 लेन 2 लेन, बीच में क्या है? डिवाइडर। ठीक है, बीच में डिवाइडर है, तो एक व्हीकल इधर से जा रही है, एक व्हीकल इधर से आ रही है, तो क्या दोनों को अब एक्सीडेंट होने का कोई चांस है अगर बीच में डिवाइडर दिया हुआ है? तो नहीं है, तो दोनों आपस में लड़ने का तो चांस नहीं है। लेकिन अगर इसके आगे कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो उस ऑब्स्टेकल को रुकने के लिए इसको अपनी अलग एसएसडी चाहिए होगी, और इसके सामने आ जाता है तो इसको अपनी एसएसडी चाहिए होगी। तो यहाँ पे बेसिकली जिसके सामने ऑब्स्टेकल आएगा उसकी वाली एसएसडी हमें चाहिए, तो यहाँ पे सिंगल एसएसडी चाहिए होती है। बस ये था हमारा टॉपिक, और इसके न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए, तो ये पूरा आपका पोर्शन ये एसएसडी का क्लियर हो जाएगा। सपोज एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन सब मिला के देखेंगे तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि 1 लेन 2 वे रोड है, ठीक है, 1 लेन 2 वे रोड है, एक व्हीकल की स्पीड है 90 kmph, सेकेंड व्हीकल की स्पीड है 60 kmph। ठीक है, और हमने कह दिया कि f की वैल्यू है 0.15, और जो tan थीटा है या स्लोप है वो है, सपोज ग्रेडियंट है 0.2। तो हमसे पूछा गया कि बताइए भाई साहब, साइड डिस्टेंस या फिर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगी? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगी? तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछा गया, हमने कहा ठीक है भाई साहब हम बता देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल, हमने जो फार्मूला डिराइव किया हुआ है उसमें रख देंगे वैल्यू 0.278। क्या था? v इंटू टी आर था, टी आर क्या होता है? v इंटू टी आर था, ठीक है, ये, और प्लस v इंटू नो 0.2 से नो, वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन 254 इंटू एफ प्लस एस परसेंट। अगर मैं कहता हूँ कि ग्रेडियंट क्या है? इंक्रीजिंग। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? फॉर व्हीकल 1। उसी तरीके से प्लस 0. अब जैसे इसका v1 0.278 v2 इंटू टी आर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 254 f प्लस s परसेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं जो वैल्यूज़ रखेंगे जब हम, तो 0.278 v1 था 90, टी आर है जनरली हमें बोला हुआ है 2.5 सेकेंड्स, प्लस 90 स्क्वायर अपॉन 254 इंटू ये क्या है? 0.15 प्लस 0.2, और 0.278 वो व्हीकल 1 के लिए हो गया, और ये हो गया 0.278 60 इंटू 2.5 इंटू प्लस 60 स्क्वायर अपॉन 254 इंटू 0.15 प्लस 0.20। तो ये जो हम कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर आएगा 235.85 मीटर। मतलब कि सिंगल लेन रोड है अगर, तो उन दोनों व्हीकल्स को एक दूसरे को 235 मीटर दूर ही देख लेना पड़ेगा, तभी जाकर वो दोनों बिना एक्सीडेंट किए
आगे रुक सकती हैं। स्टॉप पे जब आएंगी ये अपनी स्पीड से, ये अपनी स्पीड से, तो कहीं पे मिलेंगे और उस जगह पे इनकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कवर हो गया। एसएसडी यहाँ पे आपकी ख़त्म होती है। आई होप सबको समझ में आया हो। इजी टॉपिक था। तो अब बाकी आप लोग क्वेश्चंस लगाइए, जो नहीं समझ में आया वो पूछिए। चलिए, ओके।